हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू अनी लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस के पांचाल आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडी। तो हमारा बिजनेस स्टडी में स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है, जिसकी आज हम अपनी लास्ट क्लास करेंगे। उसके बाद फिर हम एक क्लास देखेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर कहें यानी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने अपने स्टाफिंग में लगभग सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम अपने 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा सिलेक्शन, दूसरा होगा ट्रेनिंग और तीसरा होगा डेवलपमेंट। तो देखिए आज हम अपना सिलेक्शन पढ़ते हैं, यानी हमारी स्टाफिंग में सिलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सिलेक्शन होता क्या है। देखिए हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अपना, यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी एक तरीके से बस हमने लोगों को ऐड दिया था कि आओ भाई हमारी कंपनी में भर्ती हो जाओ और काम करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशन में से हमें अकॉर्डिंग टू नीड जो फिट पर्सन है, यानी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट है या फिर हम कहें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हैं, हमें उन पर्सन्स को अब हमें सिलेक्ट करना है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। यानी आपके पास जो बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं उन एप्लीकेशन में से हमें वे लोग चुनने हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ काम करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन का मीनिंग ऑफ सिलेक्शन कहता है सिलेक्शन रेफर्स Selection refers to the process by which qualified applications are selected. By means क्या कहता सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस, यानी सिलेक्शन एक प्रोसेस है बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेशन आर सिलेक्टेड, जिसमें क्वालिफाइड एप्लीकेशन सिलेक्ट की जाती हैं। कहाँ से? बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट फॉर द प्रीडिटरमाइंड नंबर्स, यानी जो हमने भाई बहुत सारे कई सारे टेस्ट लिए हैं, उन टेस्ट के बाद जो भी प्रीडिटरमाइंड नंबर थे, यानी 10 लोग थे, 20 लोग थे, यानी अब हमें उन्हें उन 20 या 10 लोगों का सिलेक्शन करना है, ही सिलेक्शन कहलाता है। आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपके पास जो बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं उन एप्लीकेशन में से नीडेड व्यक्तियों को चुन लेना ही सिलेक्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, देखो डेली ऑर्डर क्या कहता सिलेक्शन इज द प्रोसेस। ये भी देखो बात सबको सेम ही कहानी है, बस सबकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस है जिन्हें हमें समझना। तो कहता सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कह रहा किसमें जो कैंडिडेट है वो 2 क्लासेस में हमें बांट देने हैं, दोज who are to be offered employment and those who are not, यानी हमें अपनी एप्लीकेशन में से उन दो ग्रुप को डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप वो जिसे हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेंगे और दूसरा ग्रुप वो जिसे हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं। यानी एक ग्रुप वो जिसे कंपनी ने अपनी तरफ से काम पर रखा है और दूसरा वो जिनकी एप्लीकेशन हमने एक तरीके से रिजेक्ट कर दी है। तो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं भाई, स्टेप वाइज हम काम करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी हम प्राइमरी बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं कि भाई कौन लोग हमारी एप्लीकेशन के अनुसार फिट हैं। तो देखिए कहता हेल्प्स द कंसर्न्ड मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट एप्लीकेशन। क्या भाई अनफिट और अनक्वालिफाइड जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें हमें रिजेक्ट कर देना बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अनुसार जो लोग फिट नहीं हैं हमें उन लोगों को अनक्वालिफाइड कर देना है। यही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहलाती है। देखो थोड़ा अलग से भी लिखा, कहता प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजन विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उन लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया है जो एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग फिट नहीं थे। अगर आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक जांच, यानी हमने सबसे पहले एक प्रारंभिक जांच की जिसमें यह देखा कि भाई जो लोग एप्लीकेशन के अनुसार फिट नहीं है उन लोगों को हमें सिलेक्शन में नहीं इंक्लूड करना है, या फिर मैं कहूँ उन लोगों की एप्लीकेशन एक तरीके से रिजेक्ट कर देनी है।
नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्शन टेस्ट। अब देखो सिलेक्शन में टेस्ट होते हैं, थोड़े अलग अलग टेस्ट, अलग अलग लेवल के टेस्ट होते हैं, या फिर हम कहें कई लेवल के टेस्ट होते हैं, या फिर हम कहें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहले देखो सिलेक्शन टेस्ट में हमारे कुछ प्रोसेस हैं। तो देखो क्या था, इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस। कह रहा सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन टेस्ट एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। थ्रू दिस टेस्ट, इस टेस्ट के थ्रू एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड। इसके थ्रू कैंडिडेट की एबिलिटी यानी योग्यता और उसके गुण, एबिलिटी एंड स्किल्स को मेजर किया जाता है। और कैसे मेजर किया जाता है? इसके लिए हम छोटे छोटे कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि यानी कैंडिडेट का, अभी एम्प्लॉय तो हम उसे नहीं कहेंगे, कैंडिडेट ही कहेंगे, यानी उस कैंडिडेट का आईक्यू टेस्ट कैसा, यानी हम कहें एक तरीके से उसकी एक प्रीलिमिनरी बेसिस पे सोचने समझने की क्षमता कैसी है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जिसे आप आईक्यू टेस्ट कहते हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सबसे पहले इसमें क्या मेजर किया जाता है? आईक्यू मेजर किया जाता है कैंडिडेट का। सेकंड में इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। यानी इसमें इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कैसी है और पर्सन की जजमेंट एबिलिटी कैसी है। यानी पर्सन सीख कितनी देर में जाता है अगर उसे कोई बात समझाई जाती है, या फिर उसके काम करने की या डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है नए स्किल्स को सीखने के लिए। कहते हैं इट इज यूज्ड टू द मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। भाई न्यू स्किल्स, जैसे देखो आपने कोई काम किया, उसकी हमने ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, तो आपने वो सीख लिया, आप उसे कर लेंगे। एक होता है नए लोगों को काम, नए काम करने की क्षमता को सीखना। तो नए काम करने की क्षमता हमारे में कितनी है, यानी नए क्वालिटी, नए गुण को हम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। या फिर मैं कहूं कि आप जो कई बार मार्केट में नई नई ऑप्शंस आते हैं, जैसे देखो जीएसटी, ये वैट के बाद जीएसटी आया, अब कुछ लोग तो डर के बैठ गए, नहीं भाई जीएसटी, लेकिन देखो जिन्हें काम करना था उन्हें सीखना पड़ा। तो जिन्हें सीखना पड़ा वे लोग कैसे इस काम को सीखेंगे, इसे कहते हैं लर्निंग न्यू स्किल पावर, यानी आप में न्यू स्किल्स को सीखने की क्षमता है या नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में देखा जाता है, क्या देखते हैं, इट इज यूज्ड टू नाउ क्लूज, यानी हम किस चीज का क्लू देखने की कोशिश करते हैं, तो एक पर्सन में कुछ क्लूज देखने की कोशिश करते हैं। कैसे क्लूज देखने की कोशिश करते हैं? इमोशंस, उसके इमोशंस कैसे, हिज रिएक्शन, उसके रिएक्शन कैसे, उसमें मैच्योरिटी लेवल कैसा, वैल्यू सिस्टम कैसा, ठीक है, यानी वो पर्सन किस तरीके से काम करते हैं, यानी वो भावनात्मक पर्सन है, किस टाइप के पर्सन है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, ये भी एक पर्सनैलिटी का ही पार्ट माना जाता है। कहता है इट प्रोब्स टू ओवरऑल पर्सनैलिटी, कह रहा है हम पूरी पर्सनैलिटी को जानने की क्षमता की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मीन्स हम देखते हैं कि थोड़ा उसे अपने प्रोफिशिएंसी लेवल की कैसी नॉलेज है। तो देखो कहते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल के एग्जिस्टिंग स्किल देखते हैं, यानी उसमें फिलहाल बिजनेस से संबंधित कैसी नॉलेज है। इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी उसकी प्रोफिशिएंसी की नॉलेज कैसी है, उसकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है, ये सब चीजें हम, और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये सब प्रीलिमिनरी लेवल पर हम चेक कर रहे हैं, डीपली हम चेक नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बाद में हमारे एक फाइनली इंटरव्यू होंगे, ये हम बस प्रीलिमिनरी लेवल पर हम चेक करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में यानी हम देखते हैं कि भाई उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा, वो बिजनेस में ऐसे ही आया, किसने वैसे ही भेज दिया, उसके कहने पर आ गया, या उसका अपना, कई बार होता है ना, आपको भेज देते हैं कुछ, आपके पापा कहते हैं लो साहब, किसी को कहेंगे अपने फ्रेंड को या किसी को, लो भाई से जॉब पे लगाना, तो मैं क्या कहेंगे, जबरदस्ती आपको भेज देंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट वहां पर नहीं होता। तो अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा तो काम कैसे करेगा।
तो हम ऐसे कुछ इस तरीके क्वेश्चन वहां पर पुट करते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ भाई इसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो देखो इंटरेस्ट टेस्ट कहता है इट इज यूज्ड टू नाउ द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, यानी हम इससे ये जानने की कोशिश करते हैं, हम इस टेस्ट को यूज करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें काम में कितना है या नहीं है। बेटा देखो जो भी टेक्निकल वर्ड होते हैं उनका थोड़ा हिंदी मीनिंग हम नीचे लिख के रखते हैं, तो आप देख सकते हैं उसे यहां पर लास्ट में पेज के नीचे लिखा होता है। अगर कोई भी टेक्निकल वर्ड हो तो उसका हिंदी मीनिंग वहां पर लिखा रहता है। नेक्स्ट देखो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देखो वो था प्रीलिमिनरी, अब बात आती है काम की। अच्छा अब कह रहे हैं सर आपने वहां पे भी कहा था हम ट्रेड टेस्ट कर रहे हैं, बेटा बिल्कुल, लेकिन हमने क्या कहा वहां पर हम प्रीलिमिनरी बेसिस पर चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इन चीजों को डीपली भी चेक करेंगे। अब देखो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज कहता है हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, कह रहा सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद, सक्सेसफुली टेस्ट होने का मतलब यह है कि बेटा वहां पर आपका एक तरीके से सिलेक्शन होने के बाद बाय द कैंडिडेट ही इज कॉल्ड फॉर ही फाइनल इंटरव्यू, तो कैंडिडेट को फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब फाइनल इंटरव्यू में मोस्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज इन ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब देखो इसमें फिर से दो इंटरव्यू कैसे, अब यहाँ पर फिर से प्रीलिमिनरी आया, क्यों? क्योंकि देखो हम बात कर रहे थे कि वहां पर हमने बस ऐसे उसे हल्का फुल्का पूछा था, अब यहाँ पर हम देखते हैं उसका प्रीलिमिनरी, यानी अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि बिजनेस की नॉलेज कितनी है, उसे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यानी काम के प्रति कितना काम के प्रति उसकी क्षमता है या नहीं, हमें काम के लिए अब उसे देखना है। यानी वहां पर उसने कहा कि हाँ भाई देखो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी फर्स्ट बेसिस पे कहा देखो जी ये बिल्कुल सही आदमी है, ये काम कर सकता है। अब भैया आप इससे पूछो ये हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, समझे? यानी फर्स्ट यानी प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज में कहा गया हाँ भाई ठीक आदमी है, सही काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखो कहता प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इन इट ए कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली एग्जामिन्ड, इसमें कैंडिडेट को फिजिकली और मेंटली एग्जामिन किया जाता है। दोज फाउंड डेफिशिएंट आर नॉट, अगर वो डेफिशिएंट पाए जाते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस, अगर वो किसी भी तरीके से डेफिशिएंट पाए जाते हैं तो आगे वाले प्रोसेस में, सब्सिक्वेंट प्रोसेस का मतलब आगे आने वाले प्रोसेस, यानी आगे आने वाले प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डेफिशिएंट का मतलब होता है असफल रहना। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, हम कह रहे हैं ये एक तरीके का पहला प्रोसेस है जो बेसिकली पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे। भाई तो कहने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू एक तरीके से आपने पहले भी देख लिया था। अब देखो तो यहाँ पर हमने दो इंटरव्यू देखे, एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू देखा, एक हमने फाइनल इंटरव्यू देखा था, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन पहला हमारा क्या था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हमने देखा हाँ भाई बस ठीक है आ जाओ, यानी एप्लीकेशन बेसिस पर देखा, ठीक है। दूसरे हमने टेस्ट लिए, टेस्ट कैसे लिए कि हाँ भाई वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ माइंड से सब ठीक है, यानी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमने सिर्फ उसके एप्लीकेशन बेस पर डिसाइड किया, यहाँ पर हमने उसे बुलाकर देखा हाँ भाई फिट विट है, ठीक है। थर्ड स्टेज में हमने उसे क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट यानी काम से संबंधित दो लिए, एक प्रीलिमिनरी और एक फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में हम उसकी नॉलेज चेक करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड या जो काम हमें उससे करवाना उससे रिलेटेड भी हम उससे बातें पूछते हैं और फेस टू फेस उसे पूछा जाता है। कहता है फाइनल इंटरव्यू इट इज मोस्टली कंडक्टेड इन टू स्टेज, ये बेसिक है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, आप कई बार देखेंगे सर आपने फिर कहा दो, इससे पहले भी दो, फिर दो, तो बेटा कई बार क्या होता है, देखो हर कंपनी के एक अपने प्रोसेस भी होते हैं, तो थोड़ा जो भी इंटरव्यू होता है, जो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊं ये कंपनी के प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम जो पढ़ रहे हैं एक कॉमन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन हर कंपनी में ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये बात आप फाइनली ध्यान रखना, समझे? यानी हमने जो पढ़ा वो कॉमन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है।
तो देखो इसीलिए कहते हैं इट इज मोस्टली कंडक्टेड इन 2 स्टेज, यानी जो फाइनल इंटरव्यू है फिर से इन्होंने 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया। इन दी फर्स्ट स्टेज पर्सनल मैनेजर कलेक्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट्स, यानी पहले में पर्सनल मैनेजर मिलता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देखता है फिट है क्या, दोज फाउंड सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल आर डायरेक्टेड फॉर इंटरव्यू विद दोज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। समझे, हु हैड पुट अप डिमांड फॉर देयर सर्विसेज। हमने कहा था ना भाई, माना अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं तो अलग अलग इंटरव्यू लेंगे। फाइनल इंटरव्यू में कौन आया, पर्सनल मैनेजर, फिर से वो पर्सनल मैनेजर आया, यानी वो पर्सनल मैनेजर उसे बुलाएगा, बात करेगा, देगा, ठीक है हाँ भाई चलो हमारी तरफ से तुम फिट हो, अच्छा अब जरा आपका काम तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है, तो ठीक है अब आप जरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले आपसे पूछेंगे कि आपको काम आता है या नहीं आता है, अब वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आप यहाँ पर फिट हो सकते हो या यहाँ पर फिट नहीं हो सकते हो। तो देखो डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल का मतलब है अगर भाई सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर आपसे मिलेगा, जो भी वहां का मैनेजर होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स मैनेजर वहां, यानी जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट में आपको एज ए एम्प्लॉय काम करना है, तो उस डिपार्टमेंट के लोग भी इंटरव्यू लेंगे। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर कन्वर्सेस फेस टू फेस विद द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, यानी किस टाइप का नेचर, यानी वे आपसे पूछेंगे काम के बेस पर, बाकी टर्म एंड कंडीशन तो फिट हो गई है, अब देंगे भाई काम के बेस पर, काम की भी आपको कुछ नॉलेज है या नहीं है। एंड हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ डिक्लेयर्स द लेटर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। ठीक है बेटा, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है तो भाई फिर आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अच्छा चलो भाई ठीक है, देखो अब सब बात हो गई, ठीक है, यानी अब आप फिट हो, अब फिर देखा जाता है अच्छा आप आए कैसे। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है आप बेटा देखो आउटसाइड से आ रहे हैं ना, तो कई बार गलत सिलेक्शन का आपने पढ़ा था ना, इसके एक डिमेरिट भी थी। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स में बात करें तो कई बार हमें लगता है कि हाँ यार कि कहीं गलती होने के चांसेस तो नहीं है, तो कई बार कुछ कंपनी देखती है कि किसकी रेफरेंस से आए हैं, समझे। रेफरेंस यानी एक तरीके से मैं कहूँ इन्हें किसी ने भेजा है क्या, इसे कहते हैं रेफरेंस। तो देखो कहते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, यानी हम रेफरेंस देखते हैं और बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड क्या चेक करते हैं, माना है कि एम्प्लॉई है किसी कंपनी में 2 महीने ज्यादा आज तक रुका ही नहीं है, तो हम देखते हैं अच्छा भाई तुम इतने दिन क्यों नहीं काम करते हैं, क्यों रुक के नहीं काम कर पाते हो, क्या प्रॉब्लम रहती है उन कंपनीज की रहती हैं, तुम्हारी है, या तुम्हारा बैकग्राउंड देखा जाता है, यानी किस लेवल के, यानी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो कहते हैं आफ्टर ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाता है, देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज गैदर्ड फ्रॉम दोज पर्सन्स। अब देखो इसने क्या कहा, कह रहा जब वो इंटरव्यू में सक्सेस हो जाता है तो फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फ्रॉम दोज पर्सन्स हुज नेम फिगर्स इन द कॉलम ऑफ द रेफरेंस, यानी हम उन लोगों से जिन्होंने इन्हें भेजा है या जिनकी रेफरेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कई बार ऐसा तो है माना एक फॉर्म में कहा जब रेफरेंस करे किसकी चल जाएगी, कहता उसकी चल जाएगी तेंदुलकर की, ठीक है ले तेंदुलकर का नाम लिख दिया। अब तेंदुलकर को पता भी नहीं कि मेरे नाम से वहां पर कोई जा रहा, तो बेटा इसलिए तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि हाँ भाई क्या ये लोग वही हैं जो आपने भेजे हैं या सही हैं वहां से, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कैरेक्टर, सोशल रिलेशन, बैकग्राउंड इटीसी ऑफ द कैंडिडेट। और ये इंफॉर्मेशन किस टाइप की होती हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड होती हैं, सोशल रिलेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है बेटा, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी। कई बार आप देखते हैं जब जॉब लगती है तो आपके यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कहीं थाने से इंक्वायरी सब चीजें आती हैं ना, सब इसीलिए आती हैं कि कहीं कोई किसी ना किसी भी तरीके से कोई गलत कैंडिडेट ना अपॉइंट हो जाए। सिलेक्शन डिसीजन, जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो फिर भाई आपका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, सब कुछ सही है, ये सब सही है तो ठीक है, मोस्टली फिर आप सिलेक्टेड हो ही जाते हैं। एप्लीकेशन थ्रू क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक आर सिलेक्टेड। भाई जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपको चेक कर ली जाती है, रेफरेंस चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई,
नहीं, अभी आगे भी देखो, सिलेक्शन हो गया है। अब सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो देख, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब तो यह है ना कि कंपनी ने कहा हाँ भाई ठीक है अब आप आ जाओ। हो सकता है आप कंपनी के टर्म्स को देखकर मना कर दो, या फिर वो कहते हैं हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है, चलो भाई जरा मेडिकल चेकअप करवा के आओ। देखते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल होता है, तो प्राइवेट कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में मेडिकल होता है। आगे देखो मेडिकल एग्जामिनेशन, तो फिर मेडिकल आ गया ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज पुट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। इस स्टेज में कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाता है। देयर आर 3 एम्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। कह 3 उद्देश्यों से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। क्यों? फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न, क्या आप फिजिकल रूप से फिट है काम करने के लिए, इसलिए। टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्फेक्टियस डिसीज, कुछ फैलने वाली बीमारी होती है, कहीं कोई ऐसी बीमारी तो आपको नहीं है, तो आपको मतलब कैंडिडेट को, कभी आप मुझे सर तो मुझे बीमार बता रहे हैं। टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। और भाई देखो, अब कई बार ऐसा ना हो कि पता चले आप बीमार भर्ती कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन को आपको बस एक काम मिल गया तो भैया अब आपका इलाज करवाते रहे। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ किसी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं लेना चाहती जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है। जॉब ऑफर, जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी फिट पाया जाता है तो फिर उसे जॉब ऑफर की जाती है। समझे? देखो अब यानी अब तक तो कंपनी की मर्जी थी, उसने अपनी तरफ से टेस्ट लिए हैं, अब आएगी आपकी इच्छा की बात। हाँ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, अब हम आपको जॉब ऑफर करते हैं कि आप इतनी तारीख से जॉब पर आ जाओ। उसके बाद भी फिर आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहां जाना है या नहीं जाना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस प्रोसेस के अंदर अंदर ही आपको कोई दूसरी कंपनी का कोई फास्ट प्रोसेस होता है तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहां पे चले जाते हैं, तो इन ऑफर को फिर आप डिनाइड भी कर देते हैं। तो देखो इसलिए क्या हुआ, सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन रह गया, छूट गया। तो सिलेक्शन एक तरफा नहीं होता, सिलेक्शन दोनों तरफ से होता है। ये नहीं है कि सिलेक्ट कर लिया अब आपको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, चल भाई जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो यहीं पर आओ, नहीं नहीं, फिर इसके बाद आपको जॉब ऑफर की जाती है। कहता है देखो जॉब ऑफर, नेक्स्ट पॉइंट है जो कहता है आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग दी मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होने के बाद जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया उसे जॉब ऑफर की जाती है। फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम, इस जॉब ऑफर के लिए हम उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ये देखो इन्फेक्टियस डिसीज लिखा है, संक्रामक रोग, ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना इन्फेक्टेड डिसीज में कोई संक्रामक रोग है तो, ठीक है। तो बेटा देखो कुल ना कि हमारा कि अगर जॉब ऑफर हो गई तो भैया फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जॉब लेटर दिया जाएगा कि आप हमारी तरफ से सिलेक्टेड हो, ठीक है। और देखो जरा ये अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है, यानी जॉब ऑफर की जाती है, तो उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट, जब आप जाते हैं तो वहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यानी आपको एक लेटर दिया जाता है कि देखो भाई ये चीजों के लिए आप काम करेंगे, या हम आपको इतने देंगे, इतने घंटे काम करना है, ये काम होगा, ड्यूटी का ये टाइमिंग होगा, छुट्टी ऐसे मिलेंगे आप, यानी सारी शर्तें, आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जा सकते तो ये पेनल्टी लगेगी, या इतने दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। देखो एक लंबे प्रोसेस के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिलेक्ट कर लिया और आपने जॉब ऑफर को स्वीकार भी कर लिया और इसके बाद ये नहीं है कि आपने 10 दिन या 20 दिन काम कर लिया और आप चले गए छोड़कर, या फिर आप कह रहे नहीं जी मैं सुबह 10 बजे नहीं आ सकता, तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाकर उस पर साइन किया जाता है। देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, भाई जब आप जॉब ऑफर कर लेते हैं, यानी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ही बिकम्स एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है। इन दिस फेज द अपॉइंटी साइंस वेरियस डॉक्यूमेंट्स, अब देखो जो अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटी जिसे अपॉइंट किया गया है, यानी वो कैंडिडेट
समझे बेटा, जिसे अपॉइंट किया गया है उसे अपॉइंटी कहा जाता है। तो वो अपॉइंटी साइन करता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, इन विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। क्या? जॉब टाइटल, जॉब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी क्या होंगी, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, कब तक काम करेंगे, कब से काम कर रहे हैं, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी कितनी होगी, अलाउंस क्या मिलेंगे, वर्किंग आवर क्या होगा, लीव रूल्स, छुट्टी के क्या रूल होंगे, ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, कोई ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा, यानी सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, भाई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर यानी आप डिसिप्लिन में रहेंगे, देखो ये भी लिखा गया। टर्मिनेशन प्रोसीजर यानी आप छोड़ के जाएंगे तो कैसे जाएंगे, या आपको टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, यानी आपको कब निकाला जाएगा, ये बातें, ठीक है। आप रिटायर कब होंगे, तो सारी बातें ये पहले ही लिख ली जाती हैं जब आप जब आप कंपनी का एम्प्लॉय बनते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बेटा पॉइंट था हमारा सिलेक्शन का, और सिलेक्शन हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग, यानी देखो भाई, देखो पहले देखो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय को बुलाया था, है ना। सिलेक्शन में फिर हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, हाँ भाई ठीक है। अब ट्रेनिंग यानी अब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का काम तो सिखाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है ना कि चलो भाई तुम एम्प्लॉय बन गए, चलो भाई करो काम और तुम्हें सारी जिम्मेदारी दे दी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। पहले आपको ट्रेंड वर्कर्स के साथ कुछ दिन काम करना पड़ता है, तभी आपको सीनियरिटी दी जाती है। या अगर सीनियर भी हैं तो भी आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएंगी ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर सके जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं ट्रेनिंग को सिर्फ एक वर्ड में लिखूं तो बेटा एक लाइन में लिखूं तो ट्रेनिंग का मतलब है हमें काम सिखाना है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, यानी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता वैसे ही एम्प्लॉय को काम सिखाना ट्रेनिंग कहलाता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही और बेटा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ही देती हैं। बेसिकली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ट्रेनिंग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देती है और काम आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में करना है। तो देखो जरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। तो पहले हम ट्रेनिंग पढ़ते हैं। तो देखो जरा, कहता है आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद बीइंग डन अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस। तो भाई एक तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यही तो था भाई सही व्यक्ति को सही जगह चुनना। लो जी भेज दिया साहब, स्टाफिंग तो खत्म हो गई, अब काम करते हैं। द नेक्स्ट फेज इज ऑफ ट्रेनिंग। अब अगला फेज आता है ट्रेनिंग का, यानी अगला काम ट्रेनिंग का। इन सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। ये क्या गया, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। ये सिंपल सा मीनिंग है ट्रेनिंग का। यानी जब भी ट्रेनिंग बात आए तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क इन फील्ड। ये तो कई बार देखा जाता है भाई इन फील्ड है या ऑफ फील्ड है, यानी ऑन जॉब है या ऑफ जॉब है, ये तो अभी हम पढ़ेंगे। ट्रेनिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ वर्क अंडर सुपीरियर्स। देखो क्या कर रहा है, फिर से ट्रेनिंग को समझा, कह रहा है ट्रेनिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ वर्क अंडर सुपीरियर्स। ट्रेनिंग क्या है, काम को करने की प्रैक्टिस है सुपीरियर्स के, यानी सीनियर्स लोग है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, और मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, सुपीरियर या फिर ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन लोगों के साथ में काम करना है, उन लोगों के अंडर काम करना ट्रेनिंग कहलाता है। विदाउट ट्रेनिंग एनी पर्सन मे नॉट कैपेबल। देखो कहा गया ना कि विदाउट ट्रेनिंग कोई भी पर्सन कैपेबल नहीं हो सकता फॉर फेस टू प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड वर्क, उस काम की समस्याओं को समझने के लिए। कहता ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी, पीपल। कह रहा ट्रेनिंग जो है बहुत ही नेसेसरी है इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ट्रेंड वर्कर नहीं होंगे तो वे सही काम नहीं करेंगे, मशीनों के एक्सीडेंट करेंगे, काम भी अच्छा नहीं करेंगे, तो इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है ट्रेनिंग की। बेटा देखो मीनिंग सबका एक ही होगा, यानी मैं कहूं भावार्थ सबके एक होंगे, बस सब्जेक्टिव वर्ड सबके अलग अलग थोड़े हो सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू फिलिप्पो क्या कहता है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल
ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय के ज्ञान में वृद्धि करना ट्रेनिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जूसियस क्या कहता द टर्म ट्रेनिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट ओनली ए प्रोसेस, यानी क्या है कह रहा ट्रेनिंग एक बस प्रोसेस है जो प्रोसेस को इंडिकेट करता है। कैसे? बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड, यानी एम्प्लॉय की एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो स्पेसिफिक काम किया जाता है, जो स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो कुछ भी सिखाया जाता है वो ट्रेनिंग है। अकॉर्डिंग टू डेल एस्बिच देखो क्या कहता ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, कहता है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, ऑर्गेनाइज यानी एक सोचा समझा अपने आप होने वाली कोई गतिविधि नहीं है, बाय विच पीपल, देखो यहां पर भी कहा लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर ए डेफिनेट पर्पस, यानी किसी निश्चित पर्पस के लिए नॉलेज बढ़ाना क्या कहलाता? ट्रेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखो कहता फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग के फीचर्स क्या? बेटा तो आसान टॉपिक है, जल्दी भी करेंगे तब भी हो जाएगा, बहुत ही। कहता प्रशिक्षण की विशेषता, देखो फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, क्या फीचर है ट्रेनिंग के? ये देखो कहता है एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज, कह रहा जो ट्रेनिंग है वो एक यानी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना एक इन्वेस्टमेंट है, न कि कोई वेस्टेज है। कई बार होता है ना कि माना हम किसको काम सिखा रहे तो बेकार जाएगा, नहीं बेकार नहीं जाएगा, बल्कि ये एम्प्लॉय आगे भविष्य में कंपनी के लिए काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी और गुण के साथ काम करेंगे। तो आप सिंपल पढ़ेंगे तब भी समझ में आता। कहता मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग इज दैट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट, क्या कह रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट है एंड नॉट वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं है। इन अदर वर्ड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग, अन्य शब्दों में जो ट्रेनिंग पर एक्सपेंस किए जाते हैं, टुडे विल प्रोवाइड बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, करा जो आप ट्रेनिंग पर आज एक्सपेंस कर रहे हो ये एक्सपेंस कंपनी को लंबे समय तक फायदा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। कैसे? ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाकर कंपनी को एक लंबे समय तक फायदा देते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब, ट्रेनिंग के फीचर्स पढ़ रहे हैं तो स्पेशल जॉब यानी जो ट्रेनिंग होती है किसी स्पेशल वर्क के लिए दी जाती है, यानी कहा गया ट्रेनिंग जो है किसी स्पेसिफिक नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड स्पेशल नॉलेज ऑफ वर्क विच इज रिलेटेड टू बिजनेस इंस्टेड ऑफ बेसिक नॉलेज और टू एम्प्लॉय, कह रहे बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि एम्प्लॉय को स्पेसिफिक नॉलेज देने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, जो ट्रेनिंग है इसका बेनिफिट दोनों को होता है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी। ऑर्गेनाइजेशन को यह बेनिफिट होता है कि भाई एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, नुकसान कम करते हैं, और एम्प्लॉय को ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा था, एम्प्लॉय को यह फायदा होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जिससे उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। कहता ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस दैट इज ए मच बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा ट्रेनिंग दोनों के लिए फायदेमंद है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिलीज इट्स ड्रीम ऑफ मोर प्रोडक्शन, कह रहा एक तरफ तो कंपनी अपनी ज्यादा प्रोडक्शन की ड्रीम पूरा कर लेती है एट लो कॉस्ट, कम कॉस्ट पर, एंड ऑन द अदर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो दोनों को फायदा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो आज के टाइम में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए काम करने के तरीके आ रहे हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता जा रहा है कि भाई आपने एक चीज सीख ली, चलो ठीक है फिर हम दूसरी किसी अच्छी चीज को सिखाने की कोशिश करेंगे। कहता ट्रेनिंग डज नॉट एंडेड आफ्टर द वन अपॉइंटमेंट, कहता ट्रेनिंग एक बार अपॉइंटमेंट के बाद खत्म नहीं होती बल्कि समय समय पर देनी पड़ती है। ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू एमर्जिंग ऑफ न्यू टेक्निक्स, क्यों जरूरी है एमर्जिंग ऑफ न्यू टेक्निक्स, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसलिए उन्हें सीखने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। ट्रेनिंग इज ऑल्सो नेसेसरी अकॉर्डिंग टू टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, और ट्रेनिंग बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। आगे देखो कहता ट्रेनिंग और एजुकेशन आर डिफरेंट, कहा जाता है देखो ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों डिफरेंट है, ट्रेनिंग और एजुकेशन को एक ही हिस्से में नहीं रखा जा सकता बल्कि ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों ही अलग अलग पॉइंट है। कैसे? देखो ट्रेनिंग
फिर भाई हम यही बात करते हैं, ट्रेनिंग क्या है कि स्पेशल नॉलेज है किसी काम के बारे में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जबकि एजुकेशन एक कॉमन नॉलेज है जो सभी को दी जाती है। तो देखो कहता नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय आर इंक्रीज्ड बाय ट्रेनिंग। कह रहा नॉलेज और स्किल तो ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ाए जाते हैं, ट्रेनिंग, व्हाइल हिज जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर इंक्रीज्ड बाय एजुकेशन। कह रहा जनरल नॉलेज और क्षमता यानी एक आईक्यू और जनरल नॉलेज तो एजुकेशन से बढ़ाई जाती है, जबकि स्पेशल नॉलेज किससे बढ़ाई जाती है, वो ट्रेनिंग से बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग एक किसी विशेष प्रोसेस को ध्यान में रख के की जाती है, जबकि डेवलपमेंट पूरे ऑल ओवर एक्टिविटी का काम है। यानी डेवलपमेंट एक बड़ा हिस्सा है, ट्रेनिंग एक छोटा हिस्सा है। कहता ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन ए स्पेसिफिक जॉब। क्या, जरा समझो, मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन ए स्पेसिफिक जॉब, यानी एम्प्लॉय को स्किलफुल बनाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। while development aims at imparting knowledge in respect of all the fields। क्या करता है यस, डेवलपमेंट में क्या होता है, सभी फील्ड की नॉलेज प्रदान की जाती है। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, तो उसे इम्पार्टिंग नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स, किसी एक स्पेसिफिक वर्क पर नहीं, ट्रेनिंग की तरह। ट्रेनिंग में तो स्पेसिफिक वर्क पर काम किया जाता है ना, जबकि यहाँ पर ऑल फील्ड में काम किया जाता है। तो ट्रेनिंग इज इसेंशियल फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग क्या सभी लेवल के एम्प्लॉय के लिए जरूरी है। एम्प्लॉय व्हाइल नीड फॉर डेवलपमेंट इज रिलेटिवली मोर द मैनेजरियल क्लास, जबकि जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली मैनेजरियल क्लास के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो ट्रेनिंग के फायदे क्या, तो ये तो हमने पढ़ा है, तो सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आप भी पढ़ेंगे बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगा। इसमें हमें दोनों बातें पढ़ लेनी है। क्या क्या पढ़ना भाई, एम्प्लॉय को क्या फायदा और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कह रहे नाउअडेज व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअसली फेसिंग चेंज इज देयरफॉर। कह रहा आज के समय में जैसे जैसे बिजनेस नई नई समस्याओं के सामने कर रहा है, नीड फॉर ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। डे बाय डे न्यू टेक्निक आर डेवलप्ड। देखो नई नई टेक्निक डेवलप हो रही है फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब, नई नई जॉब को करने के लिए, यानी दिन प्रतिदिन नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग का होना जरूरी है। ट्रेनिंग ऑन द वन हैंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन एंड बेटर जॉब सिक्योरिटी। देखो दोनों को अलग अलग बताता, कहता ट्रेनिंग ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ट्रेनिंग बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देती कैसे, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्लॉइज। भाई क्या, एक तो क्वालिटी बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, भाई क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है साथ में, यानी जब हम ट्रेन्ड एम्प्लॉय काम करेगा तो ज्यादा काम करेगा। दूसरा, एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर प्रमोशन एंड बेटर जॉब सिक्योरिटी। और यहाँ पर देखो दूसरे के लिए भी फायदा क्या भाई, जब एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाते हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है। Hence, training is important for both the employee and the organization. Let's now read. देखो दोनों के लिए बेनिफिट है, हम अलग अलग करके हम इसे पढ़ते हैं। Importance to the organization और importance to employee। पहले ऑर्गेनाइजेशन फिर एम्प्लॉय, देखो दोनों के लिए कैसे कैसे फायदा अब हम पढ़ते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, कहता है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। भाई देखो इसके लिए क्या है भाई, एक तो जब हम देखो मोस्ट इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि क्यों मोस्ट इकोनॉमिकल है, बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। क्यों, क्योंकि देखो ट्रेंड एम्प्लॉय अच्छा यूज करेगा मटेरियल का और ज्यादा काम करेगा, यानी माल खराब कम करेगा और प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। Each employee working at any level makes of use of machines and material। देखो प्रत्येक एम्प्लॉय अपने अपने लेवल पर मशीन और मटेरियल का यूज करता है। फॉर इंस्टेंस कुछ एग्जांपल के लिए आप देखिए, लोअर लेवल मशीन
एंड मटेरियल आर यूज। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय मशीन और मटेरियल यूज करते हैं, मिडिल लेवल के एम्प्लॉय कंप्यूटर्स एंड टाइप मशीन्स यूज करते हैं, एंड राइटिंग मटेरियल और भी कुछ अदर राइटिंग मटेरियल है यूज करते हैं। अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो उसे खराब करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। यानी महंगी मशीन दे दी, 1 लाख का लैपटॉप दे दिया, काम करना आता नहीं है तो टाइम तो खराब कर ही रहा है ना। अगर ट्रेंड होगा तो वो उसे यूज करेगा, काम करेगा। ठीक है, ट्रेंड एम्प्लॉय यूज दीज मशीन्स एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। कहता है जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो इन्हें अच्छे से यूज करेंगे और कम से कम वेस्टेज करेंगे। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी देखो ट्रेंड एम्प्लॉय जो भी काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप से ही उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा इसमें ऐसा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो क्वालिटी और क्वांटिटी, समझे, यानी अच्छा भी काम करेंगे और ज्यादा भी काम करेंगे। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, उनके ऊपर देख रेख की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझे। यानी उन एम्प्लॉय जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं उन्हें ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो एक बार काम बता दिया तो अपना प्रॉपर काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रेंड एम्प्लॉय आर स्किल्ड इन देयर जॉब सो देयर वर्क डज नॉट रिक्वायर मच सुपरविजन। तो इनके काम को ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, क्यों पहले से ही ट्रेंड है, जो करेंगे सही करेंगे। दे कैन यूटिलाइज द टाइम थस सेव्ड इन सम अदर क्रिएटिव वर्क्स। तो इस तरीके जो सुपरवाइजर्स है उनका काम, उनका टाइम किसी अलग कामों में यूज की, वहां से बचाकर हम अलग जगह यूज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एक तो इससे लेबर टर्नओवर रिड्यूस होती है और एब्सेंटिज्म भी कम होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वे बार बार संस्थाएं नहीं बदलते हैं और वे काम करने से छुट्टी भी नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एम्प्लॉय ज्यादातर इस वजह से जाते हैं, परेशान होते हैं, या तो उन्हें काम नहीं समझ में आता, या तो कोई सिखाने वाला अच्छा नहीं होता। लेकिन जो एम्प्लॉय पहले से ही ट्रेंड है, उन्हें काम आ चुका है, तो इसलिए उन्हें काम भी आता है, इसलिए भी नहीं जाते, और जब काम आता है तो छुट्टियां भी नहीं करते हैं। आप देख लेना, मोस्टली बच्चे में एब्सेंट होते हैं क्लास में भी जिनका होमवर्क नहीं होता या जिन्हें आता नहीं है। पता चला आज टेस्ट है, छुट्टी मार लो, क्यों? क्योंकि याद नहीं है। तो इसी तरीके से कंपनी में भी होता है कि माना आज काम का वर्णन है, यार किसी तरह आज छुट्टी निकल जाए, आज कोई सीनियर ऑफिसर आ रहा, अरे यार आज बच जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से। लेकिन अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं तो पहले से ही एजुकेटेड होते हैं, यानी उस काम के प्रति जानते हैं, ट्रेंड होते हैं, इसलिए उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो संस्था को छोड़ के जाते और ना ही वे डेली बेसिस पर छुट्टी करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कहता ट्रेंड एम्प्लॉय आर रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। कहता ट्रेंड एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं। द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कंपनी की वर्किंग कंडीशन है उसके साथ ट्रेंड एम्प्लॉय खुश रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। दे हैव देयरफॉर नो inclination to leave the enterprises of indulge in absenteeism। देखो बेटा इन दोनों वर्डों का क्या होता है? इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, यानी उनका छुट्टी की तरफ झुकाव नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, वे इंडल्ज इन एब्सेंटिज्म, यानी वे छुट्टियों में और एब्सेंट होने में भी लिप्त नहीं रहते हैं। यानी ना तो वे संस्था को छोड़ के जाने की तरफ सोचते हैं और ना ही वे बार बार डे बेसिस पर छुट्टी करने की सोचते हैं। नेक्स्ट देखो इंप्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। और देखो उससे जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसका मतलब यही है। कहता कंटिन्यूअस ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉइज की मैं कहूँ एक मेंटल डेवलपमेंट को उत्तेजित करती रहती है कि हाँ भाई हमें ये काम करने, नई टेक्नोलॉजी को सीखने से वे डरते नहीं है बल्कि उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। एंड दे अडेप्ट देमसेल्व्स क्विकली टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। और वे क्या करते हैं? नई टेक्नोलॉजी को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, उनकी तरफ भागते हैं, आकर्षित होते हैं, न कि उन्हें छोड़कर भागते हैं। बिसाइड्स दे बिकम कीप टू लर्न न्यू थिंग्स। इसके अलावा में नई थिंग्स को भी सीखने की कोशिश करते रहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉय चाहिए किसकी है? ये किसके बेनिफिट थे? ये बेनिफिट थे ऑर्गेनाइजेशन को।
अब जरा आप देखते हैं, जब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय को भी सेम सही बेनिफिट है, बस अब हमें जो फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे थे अब आप अपने लिए सोचो, एम्प्लॉय के लिए सोचो। क्या होगा, देखो इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, भाई काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब तो थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग ए स्पेशल जॉब मैथोडिकली, इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय की स्किल बढ़ जाते हैं, नॉलेज बढ़ जाती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, जब एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, अब आप भी देखो कहीं कोई नया कहते हैं ना भाई फ्रेशर है, अच्छा इसे तो 10,000 रुपए मिलेंगे, भाई तो फ्रेशर को कम पैसे मिलते हैं और जो सीखा हुआ है उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ट्रेंड एम्प्लॉय have a better market value. Consequently, if any employee is feeling uneasy in an organization because of low remuneration, he can very easily join another organization at higher remuneration. यानी अगर किसी एम्प्लॉय को अच्छा फील नहीं हो रहा है कम रेम्यूनेशन पे और वो ट्रेंड है, उसे लग रहा है कि हाँ मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो दूसरी जगह उसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और वो उसे ज्वाइन कर लेगा। फेवर एक्सीडेंट, सब देखो फेवर एक्सीडेंट, फेवर का मतलब यहाँ पर कम है, यानी एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं एक तरीके से। भाई सोचा समझा एम्प्लॉय मशीन के बारे में जानता है, उसे पता है कौन से स्विच से क्या होना है ना। अब माना आपको तार जोड़ने के लिए कह दिया और आपको यही नहीं पता, अच्छा भाई तार में करंट कब होता है, ये स्विच है ये एमसी, अच्छा इसे स्विच दबाने के बाद, एमसी जानते हैं ना, एमसी बॉक्स में लगी होती है, अच्छा भाई इसे स्विच दबाने के बाद लाइट चली जाती है ना। अगर आपको सब पता ही नहीं होगा और आप तार जोड़ने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, करंट खाएंगे, है ना। और अगर आपको पता ठीक है ले भाई मैंने एमसी गिरा दी, देखो अब करंट नहीं लगेगा तो आप आराम से तार जोड़ सकते हैं। अब या तो आप पहले सोचेंगे नहीं भाई तार हटे, लाइट वगैरह इन चीजों का वेट करेंगे, है या तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी तरीके से अगर आपको इक्विपमेंट मशीनरी के बारे में नॉलेज है तो आप उसमें एक्सीडेंट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है फीवर एक्सीडेंट यानी रिडक्शन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में कम होता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बाकी आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। जॉब नेक्स्ट पॉइंट जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन जरूरी है। अगर उसे जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो काम करेगा ही नहीं, थोड़े बहुत दिन काम करेगा फिर वहां से चला जाएगा, या तो कहीं वो एक लॉन्ग समय के लिए वहां पर नहीं रुक सकता है। कहता है इन द लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज इसेंशियल टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन द जॉब। जो ट्रेनिंग है वो उसके काम में प्रोफिशिएंसी लाती है। ट्रेनिंग therefore gives job satisfaction to the employee and gains self confidence। ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है जिससे एम्प्लॉय में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो बेटा देखो दो मेथड है ट्रेनिंग के, एक ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब, ठीक है। यानी ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यानी काम को सिखाने के कैसे कैसे तरीके हैं, किस किस तरीके से काम को सिखाया जाता है। तो ऑन द जॉब में काम को सिखाया जाता है काम पर लगाकर, और ऑफ द जॉब में काम सिखाया जाता है काम के जैसा फील्ड बनाकर। ये देखो हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑन द जॉब, देखो ऑन द जॉब में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब ऑन ए मशीन और इन ए वर्कशॉप और ए लैबोरेटरी। यानी एम्प्लॉय को काम सिखाने के लिए उन्हें मशीनों पर काम करवाया जाता है। दे आर टॉट द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग ए मशीन, इस तरीके से मशीन को चलाना सीखते हैं, और यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, और यूजिंग टूल्स और इक्विपमेंट को भी चलाना सीखते हैं बाय एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और ए स्पेशल सुपरवाइजर्स। लेकिन किसके द्वारा, इन्हें सिखाने वाले एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। इस तरीके से इन दिस वे द ट्रेनी इज लर्न ए जॉब एंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड, इस तरीके से काम भी सीखते हैं और प्रोडक्शन भी होती है। सुपरवाइजर एग्जामिन्स द वर्क डन बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सुपरवाइजर इनके द्वारा किया गया काम देखते रहते हैं। एंड इन केस ऑफ डिफेक्ट सजेस्ट द वे टू मेंड इट, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इन्हें बताते हैं कि कैसे काम सुधारा जा सकता है। देखो कैसे मेथड है, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मींस टू एक्वेंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय, भाई जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय है उन्हें परिचित करवा दिया जाता है विद देयर जॉब, उनके काम से, एंड द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से,
ठीक है, यानी उन्हें परिचित करा के ही काम पे रखा जाता है। अंडर दिस न्यू एम्प्लॉइज आर इंट्रोड्यूस्ड बोथ टू देयर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, जो उनके सुपीरियर होते हैं और सबऑर्डिनेट्स यानी उनके ऊपर भी और उनके नीचे भी काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सो दैट दे कैन वर्क विद देम एज ए टीम, ताकि वो उनके साथ एक टीम की तरह काम कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही शी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ ही उन्हें कंपनी की पॉलिसी और उद्देश्य के बारे में भी समझा दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, देखो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कैसे होते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइमिंग इनके अनुसार आपको छोड़ दिया जाता है कि भाई इतने टाइम की आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग, और ये बेसिकली काम आते हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस टाइप के कामों में। यहाँ पर आप कई बार देखते हैं कि ITI करने के बाद अप्रेंटिस चल रही है, तो यही होती है। इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग method where the trainee is put under the guidance of an expert to acquire higher level of skills. Generally people who want to enter skill trades, for example electrician, plumbers and iron workers are required to undergo this training. क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि वर्कर्स को क्या कर देते हैं, कुछ गाइडेंस के लिए कुछ हायर लेवल के वर्कर्स के नीचे यानी हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हम उन लोगों के अंडर में छोड़ देते हैं जो इन कामों को जानते हैं, जो स्किल्ड होते हैं। कैसे, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स है, वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है और उनके नीचे हम काम इन्हें भेज देते हैं काम करने के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द एक्सपर्ट इम्पार्ट्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ बोथ द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। इस ड्यूरेशन में जो ट्रेनी होता है वो दोनों ही बातें सीखता है, यानी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज उसे दी जाती है। नेक्स्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी लगभग सेम ही होती है, बस इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, आपने देखा इंटर्नशिप होती है एजुकेशनल फील्ड में और वो था प्रैक्टिकली फील्ड में, बस बेसिकली इतना ही फर्क इसमें है। कहता है अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। क्या कह रहा, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस between the theoretical and the practical knowledge, ताकि थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज दी जा सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट ओनली थ्योरिकल नॉलेज, जो इंस्टीट्यूशनल वर्क है यानी जो इंस्टीट्यूशनल एरिया उसमें सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज दी जाती है टू द स्टूडेंट्स, बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज देते हैं। इन दिस वे बोथ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रेंडर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर। इस तरीके से हमें दोनों एक दूसरे हेल्प करते हैं। जो आप देखो ट्रेंड है भाई, हेल्प कैसे हो गई, इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उन्हें एक एम्प्लॉय मिल जाएंगे कि हाँ चलो भाई हम तुम्हें सिखा के भेजेंगे। नेक्स्ट देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। देखो मेथड तो कहीं है लेकिन आपके कोर्स में बस यही मेथड है। अब देखो इसमें क्या होता है, ऑफ द जॉब में क्या होता है कि बेटा आपको ऐसा ही एक फील्ड बना कर दिया जाता है। It refers to the training method under which training is imparted away from the work floor। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वर्क फ्लोर से अलग दी जाती है, यानी बिल्कुल आपको ग्राउंड पे नहीं उतारा जाता बल्कि उसी ग्राउंड जैसा दूसरा ग्राउंड बनाकर काम करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स। यानी काम आपको सब करवाते हैं, वो इक्विपमेंट भी देंगे, मशीन भी देंगे, लेकिन वास्तविक फील्ड में आपको नहीं उतारा जाता है। आइडेंटिकल टू दोज एट द प्लेस ऑफ वर्क, यानी बिल्कुल उसी प्लेस के जैसा होता है जैसा प्लेस ऑफ वर्क होता है। अंडर दिस मेथड विद अ व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉइज ए सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है। एन एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड ट्रेनर इज अपॉइंटेड एज एन इंचार्ज ऑफ दिस सेंटर, और इसमें जो ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है ट्रेनर के रूप में। मशीन टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर सो अरेंज्ड इन दिस सेंटर एज टू प्रेजेंट ए लुक ऑफ ए वर्कशॉप, यानी बिल्कुल इसे वर्कशॉप जैसा ही लुक दिया जाता है लेकिन वास्तविक वर्कशॉप नहीं होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है। हैं फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, जैसे आर्मी ट्रेनिंग है, अब बता माना आपको आर्मी की ट्रेनिंग देनी है तो ये कोई है सीधा गन लेकर आपको बॉर्डर पे उतार देंगे, ले भाई कोई आए तो मार दियो,
है, तो पहले सिखाया जाएगा ना इक्विपमेंट देकर ही। अब देखो बेटा लास्ट टॉपिक, लास्ट और छोटा सा टॉपिक है हमारे स्टाफिंग चैप्टर का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एक्चुअली एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है, देखो आपने अब तक एक एक पढ़ा था। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल सा इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, या मैं कहूँ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट ताकि वो मैनेजरियल लेवल तक के काम कर सके, जिम्मेदारी आने पर वो उन्हें समझ सके और काम कर सके। कहता एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। समझे क्या कह रहा है, इम्प्रूव दी ओवर। अब देखो कुछ चीजें देखो, इम्प्रूव क्या याद रखना, इम्प्रूव दी ओवरऑल इफेक्टिवनेस, यानी एम्प्लॉय की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है, हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर, ताकि वे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी सहन कर सकें, यानी ताकि ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैं काम कर सकें, ताकि उन्हें भविष्य में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के फीचर्स क्या, विशेष बातें क्या है, रिलेटेड टू मैनेजर्स, भाई मैनेजरियल लेवल की है। मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, यहाँ आज से ज्यादा फोकस भविष्य पर किया जाता है, ताकि हम तो देखते हैं कि अच्छा भविष्य में अच्छा काम कर सके अगर जरूरत पड़े तो। एम्फेसिस ऑन ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसकी पूरी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया था, न कि सिर्फ किसी एक विशेष एक्टिविटी के ऊपर। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, यानी यहाँ पर ट्रेनिंग ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो ट्रेनिंग तो हमारा एक अलग है, यानी उसे नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो किसी स्पेसिफिक काम के लिए दी जाती है। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, इसका जो बेसिक काम होता है डेवलपमेंट का, जो किसी व्यक्ति में हिडन टैलेंट है, कुछ लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक तरीके से उसे निकालना है, उसे यूज करना है। टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स, इसलिए एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है ताकि मैं भविष्य में आने वाली चैलेंजिंग जॉब को भी एक्सेप्ट कर सके और उन पर काम कर सकें। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड, यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्योंकि हो फ्यूचर के लिए रहा, तो भविष्य में ही जो प्लान होगा तो जब होगा तभी देखेंगे। मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल इवैल्यूएशन, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो, यानी रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर एम्प्लॉय, अब कह रहे जरूरत क्यों, अरे भाई उन्हीं सब बातों के लिए जरूरत है ताकि में सब हो सके, भविष्य में एम्प्लॉय भाई काम कर सके, ज्यादा काम कर सके, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, और क्या इन्हीं सब चीजों के लिए। देखो कहता क्यों जरूरी है, कहता टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि मैनेजर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर, ताकि मैनेजर के प्रमोशन का रास्ता ओपन हो जाए। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉजेस एंड इफेक्ट, ताकि वे कारण और परिणाम को समझ सकें एक तरीके से। यानी कुल मिलाकर यह कहा गया कि ताकि भविष्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व कर सके, उनकी जनरल एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, ताकि मैनेजर्स अपनी एबिलिटी के अनुसार अच्छे डिसीजन ले सकें, इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़े। टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर्स, और मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए। ठीक बेटा, देखो ये थी हमारी नीड। अब देखो छोटा सा पॉइंट लिखा गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा बच्चों को लग रहा है आज बड़ी लेंथी क्लास हो गई, लेकिन बेटा आज स्टाफिंग भी तो फिनिश हो गया। क्लास थोड़ी लेंथी हुई तो क्या हुआ, अब देखो स्टाफिंग भी फिनिश हो गया। और ये समझो आप इस टर्म का सबसे लेंथी चैप्टर था, बाकी और किसी भी चैप्टर में आपकी 2, 3 या 1 क्लास ही होनी है, समझे। तो एक लंबा टॉपिक था, फिनिश हुआ। आप ये समझो कि फर्स्ट बुक से 2 बुक है आपकी, यानी समझो फर्स्ट पार्ट से 50% कोर्स फिनिश हो गया। स्टाफिंग इतना लेंथी चैप्टर था हमारा। तो देखो बेटा लास्ट छोटे से 2 मिनट और देख लो आप। ट्रेनिंग कहते देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या, फिर से पहले बताया यहाँ फिर बता रहे हैं। बेसिक डिफरेंस तो आप समझे, वो ओवरऑल है, यानी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट करना, और यहाँ पर किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए दी जाती है। कहता ट्रेनिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, ये नॉलेज और स्किल को बढ़ाते हैं, जबकि इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ये लर्निंग सीखने और ग्रोथ विकास को ध्यान में रखा जाता है। इट इज टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर,
ये एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए, यानी एम्प्लॉय को अच्छा काम करने योग्य बनाते हैं। इट इज टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ करती है। कहता है इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस, जबकि ये पूरे कैरियर की बात है। यानी यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक काम को ध्यान रखा गया, जबकि यहाँ पर ओवरऑल एक्टिविटी, ओवरऑल एम्प्लॉय को ध्यान में रखा गया है। बेटा ये था हमारा स्टाफिंग चैप्टर, और इसी के साथ ही हमारा स्टाफिंग चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, तो बेटा अब आपको देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। हमारी बेसिकली अल्टरनेट में आपको वीडियो मिल ही रही है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम से वीडियो चाहिए, और बेटा देखो मैं आपको फिर कई बार कहता हूँ, कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, सोचते हैं एक ही दिन में हम 8-10 क्लासेस देख देंगे। तो बेटा नहीं, एक ही दिन में जब आप 8-10 क्लासेस देखोगे तो बेटा एकदम नहीं सीख पाओगे। आप देख तो दोगे, ये तो मैं मानता हूँ भाई, इंटरनेट तो लगभग फ्री बराबर आपको मिल रहा है, तो आप देख तो देंगे, लेकिन बेटा एक ही दिन में देख लेना अलग बात है, लेकिन उस सारी चीज को समझ लेना अलग बात है। तो इसलिए आप 1 बाय 1 क्लास देखते जाएं, जैसे जैसे आपको क्लास मिल रही है इन क्लास को देखते जाएं, रीड करें, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा ओके बेटा, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर स्टेइंग विद मी।